हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हमने हिस्ट्री के पिछले वीडियो में देखा था मौर्य साम्राज्य को। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य और इसके बाद में हम भारत में आए हुए कुछ यवन राज्यों को देखेंगे, जिसमें हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आदि को देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आज की जो पहला हमारा टॉपिक है वो है ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य क्या क्या और कब कैसे बना। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी उसके अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और पुष्यमित्र सिंह जो कि ब्राह्मण था, और इसी ने बाद में फिर ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है कि पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, वो ब्राह्मण जाति का था, इसीलिए इसको हम ब्राह्मण साम्राज्य कहेंगे। ठीक है, और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी को विदिशा में बनाया था। ठीक है, आपको याद रखना, इन्होंने मौर्यों की भांति अपनी राजधानी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ना बना करके विदिशा को बनाया था। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शुंग शासकों की राजधानी क्या थी, तो विदिशा थी। विदिशा कहाँ पड़ता है? विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो पुष्यमित्र सिंह ने किसको पराजित किया था? मिनांडर को। ठीक है, ये मिनांडर कौन था? ये इंडो यूनानी शासक था। और इसी मिनांडर का जिक्र आता है जब मिलिंद पन्हो पुस्तक में, जब बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का संवाद होता है, जिसी के बारे में मिलिंद पन्हो पुस्तक है, जिसको कि नागसेन ने लिखा था। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। तो क्वेश्चन अगर यह है कि किसने 2 बार यज्ञ किया अश्वमेध, तो वो था पुष्यमित्र शुंग। और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और ये जो अश्वमेध युग यज्ञ हुआ था, इसको कौन कराया था? तो इनका जो पुरोहित था वो पतंजलि था, जिसने ये कराया था। अगला पॉइंट है कि भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। तो आप याद रखेंगे, जो भरहुत का स्तूप है, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। और भरहुत का स्तूप कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी थी, और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली, इसी तरह देवभूति इनका अंतिम शासक था, इनकी हत्या वसुदेव ने कर दी। और वसुदेव जो था वो कर्ण वंश का संस्थापक हुआ। ठीक है, तो कर्ण वंश आप याद रखेंगे। और कर्ण वंश का जो अंतिम राजा था वो सुशर्मा हुआ, आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ब्राह्मण वंश हैं। चाहे आप कर्ण वंश की बात करें, पुत्तुंग वंश की बात करें, या सातवाहन वंश की बात करें। ठीक है, तो सुशर्मा जो था अंतिम कर्ण शासक, उसकी नहीं, सिमुक था, उसकी हत्या कर दी थी सुशर्मा ने। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वो था शिमुक, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि सातवाहन सातवाहन जो कि आंध्र वंश जिसको कहा जाता है, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। और प्रतिष्ठान कहाँ पड़ती है? ये आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक। सातवाहन वंश के आपको प्रमुख शासक बताना कौन कौन से थे? एक तो थे सिमुक, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो थे सतकर्णी और गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सातकीर्णी भी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सतकीर्ति ने सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। अगला पॉइंट है कि सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे, आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि हाल ने गाथा सप्तक लिखी तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक 2 पुस्तकों की रचना की। अगला पॉइंट है कि सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा और प्रोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रथा सातवाहन ने शुरू किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और उनकी लिपि ब्राह्मी थी, ये भी याद रखेंगे। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे कि जो सातवाहन थे उनका समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी कार्ले का चैत्य, जो कार्ले का चैत्य बना हुआ है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण कृतियाँ या मतलब स्थापत्य आप कह सकते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये भी इन्हीं के समय में बनी थी और इनका निर्माण, अमरावती कला का विकास भी इन्हीं के समय में हुआ था। सातकर्णी तथा अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारत के यवन राज्य। यवन राज्यों में कौन कौन से थे? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम था आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्रम बन जाता है। सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने किया, उसके बाद शकों ने किया, फिर पहलव और फिर कुषाणों ने किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिंद यूनानी शासकों को। पॉइंट एक कहता है कि सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, ठीक है, यानी कि उसको आगे चालू रखा। अगला पॉइंट है एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह के नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम ने के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेसस, डेमिट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइस, एंटीअल्किडिस और हर्मिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आते, क्वेश्चन नहीं बनते, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। ये आप याद रखेंगे क्योंकि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध एवं बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। अगला पॉइंट है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल हुआ करता था। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट में पड़ती, यानी कि पाकिस्तान में। ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मिनांडर ने नागसेन, जिसको कि नागार्जुन कहते हैं, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। और मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न, ठीक है। इसको नागसेन ने लिखा था, ये मैंने ऊपर आपको बताया भी था। अगला पॉइंट है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से अधिकतम सवाल बनते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। आप इसे याद रखेंगे, एकदम रट लेंगे। अगला और लास्ट पॉइंट है इसका कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूरान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, यानी कि जो गांधार कला है, गांधार कला किसकी है आप ये बताइए। क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाता है कि गांधार कला किससे संबंधित, तो आप याद रखेंगे गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला, ये 3 कलाएं मूर्ति कला से संबंधित हैं, ठीक है। खैर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शक। अब हमने हिंदू या नहीं देख लिया, आप शक देखेंगे, शक शासकों को, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी, यह आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी जिसकी कि तक्षशिला थी, जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब की बात हो रही है, और तीसरी शाखा इसने मथुरा में, और चौथी शाखा पश्चिमी भारत, पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन पर प्रभुता स्थापित करी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज करते करते भारत आ गए थे। अगला पॉइंट है कि 58वीं ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। आप इसे याद रखेंगे। जो उज्जैन के राजा थे जिन्होंने कि शकों को पराजित किया था, और शकों को पराजित करने के पश्चात ही उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, जिन्हें कि चंद्र विक्रमादित्य कहा गया था, ठीक है। और इन्हीं विक्रमादित्य ने आपको, जो कि उज्जैन या मालवा के शासक थे, इन्होंने ही विक्रम संवत चलाया था, आप इसे याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो विक्रमादित्य थे, उनसे कंफ्यूज नहीं होना, वो दूसरे थे और ये दूसरे थे। वो जो थे, ठीक है, ये मालवा या उज्जैन के शासक थे, ठीक है, ये अलग थे, इन्होंने विक्रम संवत चलाया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई।
गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है, तो टोटल आप याद रखेंगे ये जो चंद्र विक्रमादित्य था ये एक उपाधि बन गई थी। ठीक है, और इस और लेकिन गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए वो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य थे। लेकिन आपको याद रखना है कि विक्रम संवत जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य वाले जो थे उन्होंने नहीं चलाया था, बल्कि ये मालवा के शासक उज्जैन के शासक जो थे जिन्होंने शकों को पराजित किया था इन्होंने चलाया था। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अगला पॉइंट है कि शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने लंबे अरसे तक शासन किया था, लगभग 4 शताब्दी तक, लगभग 400 वर्षों तक। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई थी और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। अगला पॉइंट है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम था, और जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक रहा और इसने गुजरात के बड़े भाग पर शासन किया था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसको कि मौर्यों द्वारा निर्मित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार भी कराया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो उसने शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था और इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे कि संस्कृत प्रेमी कौन था और गिरनार अभिलेख सबसे लंबा संस्कृत में लिखा जाने वाला अभिलेख है, इसको लिखवाया था रुद्रदामन ने। और शक जो राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे? वो क्षत्रप कहते थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आ गए हैं, कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण क्या थे? मतलब भारत पे आक्रमण विदेशी आक्रमणों के क्रम में शक के बाद कुषाण आते हैं, पहले आते हैं पर हम उनसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, और हम कुषाणों को पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पॉइंट क्या है कि पहलों के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी पे कहलाते थे। तो आप याद रखेंगे यूची और तोखरी कौन थे? कुषाण थे। तो अगला पॉइंट इसमें है कि यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल्फ कड़फिसेस था, आप इसे याद रखेंगे। ये क्वेश्चन, ये जो संस्थापक होते हैं और अंतिम शासक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ था। आपने कनिष्क के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो कनिष्क कुषाण वंश का था, आप याद रखेंगे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है, और कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। अगला पॉइंट है कि कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी के समय में जो कि बैठा था, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, कनिष्क 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और बैठते ही उसने एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाया था और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और यही भारत का राष्ट्रीय संवत है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध हुई थी और इसमें बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये जितने कनिष्क और बौद्ध धर्म के पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कनिष्क ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से खूब सवाल बनते हैं। ठीक है, तो कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अगला पॉइंट है कि आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट थी। तो यानी कि आप याद रखेंगे कि शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। अगला पॉइंट है कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विद्वान प्रसिद्ध विद्वान चरक था। तो जो चरक थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी वो किसके दरबार में थे? वो राज्य वैद्य किसके थे? वो कनिष्क के थे। ठीक है, अगला पॉइंट है महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र हैं और इसी महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। अगला पॉइंट है कि कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण लिखा बुद्धचरित। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि बौद्धों का रामायण क्या है? तो बौद्धों का रामायण है बुद्धचरित। इसकी रचना किसने की? अश्वघोष ने। ये कहाँ थे? कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूतियां थे। अगला पॉइंट है कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे जितने भी फैक्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे।
यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का आइंस्टीन कौन था, तो वो नागार्जुन थे। नागार्जुन की पुस्तक क्या थी, वो माध्यमिक सूत्र थी, और इस पुस्तक में ही नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसी कारण इनको भारत का नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी, और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वो वासुदेव था। अगला पॉइंट है गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है गांधार, मथुरा और अमरावती शैली का संबंध किससे है, तो ये हो जाता है मूर्ति कला से। इसी तरह नागर, वेशर और द्रविड़ शैली का संबंध किससे, वो स्थापत्य कला या मंदिर निर्माण कला से संबंधित है। कभी कभी ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। अगला पॉइंट है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण ही थे। ठीक है, जो रेशम मार्ग था, ठीक है, रेशम मार्ग वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहता है कि ये जो चाइना की OBOR है, वन बेल्ट वन रोड जो या BRI जो प्रोजेक्ट है, वो इसी रेशम मार्ग पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि चाइना पुराने समय के रेशम मार्ग को मानता है। रेशम मार्ग इन द सेंस जो समुद्र से होके हुए बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं उनको। ठीक है, ये मैंने एडिशनल बता दिया। अब अगला देखते हैं, नोट है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मैंने अभी बताया ना चीन से क्या कनेक्शन है, तो चीन की जो वर्तमान BRI प्रोजेक्ट है उसका भी इसी से संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ब्राह्मण साम्राज्य और जितने भी शक, कुषाण, हिंदू, यूनानी, इन सबको देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, और इसी तरह करते हुए हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। फिर हम मेडावल, और उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।